गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर निगम लेखांकन शुरू किया था, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक जिसे हमने इशू ऑफ डिबेंचर का नाम दिया था, हमने शुरू किया था। उस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो 3-4 बातें उस वीडियो लेक्चर से निकल के सामने आई थी कि डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी अपनी कॉमन सील के अंतर्गत इशू करती है, ठीक है, और जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और जब भी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उस पैसे को पुनः भुगतान कर दिया जाता है, जिसे कि हम शोधन कहते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी डिबेंचर्स की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने डिबेंचर्स को 5 आधारों पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें आप पहला आधार देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, दूसरा आधार आप देख रहे हैं शोधन के आधार पर, तीसरा आधार आप देख रहे हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर, चौथा सुरक्षा के आधार पर और 5वां ब्याज दर के आधार पर। इस तरीके से ऋण पत्रों को ओवरऑल 5 प्रकार से हम अलग अलग तरीके से मतलब बांट सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें आधार, तो पहला आधार स्वामित्व के आधार पर। नाम से पता चल रहा है स्वामित्व कि उनका स्वामी कौन है, क्या है। तो इसके आधार पर जब हम डिबेंचर्स को बांटते हैं तो हम 2 तरीके से बांट सकते हैं डिबेंचर्स को, पंजीकृत ऋण पत्र और वाहक ऋण पत्र। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंजीकृत ऋण पत्र मतलब अर्थात पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके स्वामी का नाम, क्योंकि हम स्वामित्व के आधार पर बांट रहे हैं, तो जिनके स्वामी का नाम मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है। ठीक है मेरी बात। तो ऐसे ऋण पत्र जिनके स्वामी का नाम, डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है, अर्थात कंपनी को पता होता है कि कितने डिबेंचर्स का स्वामी कौन व्यक्ति है। तो ऐसे ऋण पत्रों को हम पंजीकृत ऋण पत्र का नाम देते हैं। इस दशा में जब भी ब्याज की ड्यू डेट होती है तो कंपनी उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करती है या उस डिबेंचर होल्डर को ब्याज का भुगतान करती है जिसका नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है। एक और इसकी विशेषता होती है, इस प्रकार के ऋण पत्रों का हस्तांतरण ट्रांसफर डीड के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है नाम उसका व्यक्ति का कंपनी की पुस्तकों में। तो ऐसे ऋण पत्रों को जब भी वो बेचना चाहेगा तो वो ट्रांसफर डीड के माध्यम से ही बेच सकता है। तो ये हो गया पंजीकृत ऋण पत्र। दूसरा प्रकार जो होता है स्वामित्व के आधार पर, वो होता है वाहक ऋण पत्र। नाम से ही स्पष्ट है, इसे हम बोलते हैं, इसे पंजीकृत ऋण पत्र को तो हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्ड, और वाहक ऋण पत्रों को हम इंग्लिश में बोलते हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर मतलब वाहक, अर्थात नाम से स्पष्ट है कि ऐसे ऋण पत्र जिनके स्वामी का नाम पुस्तकों में दर्ज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम एक नाम से और जानते हैं अपंजीकृत ऋण पत्र। इस दशा में जब भी ब्याज की ड्यू डेट होगी तो कंपनी उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करेगी जिस व्यक्ति के पास में ब्याज की ड्यू डेट को ऋण पत्र होंगे। जो भी उसका धारक होगा, जो भी उसका वाहक होगा, उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। इस दिशा में कंपनी क्या करती है, ब्याज के लिए कूपन या बॉन्ड्स इशू कर देती है, जिसे कि वो बैंक में दिखाकर, और जो भी व्यक्ति होता है, जो भी उसका वाहक होता है, वो बैंक से ब्याज वसूल कर लेता है अपना। तो इस तरीके से हम स्वामित्व के आधार पर ऋण पत्र को 2 आधारों में बांटते हैं, पहला पंजीकृत ऋण पत्र और दूसरा वाहक या अपंजीकृत ऋण पत्र। दूसरा प्रकार जो है ऋण पत्र का, वो है शोधन के आधार पे हमने बांटा है डिबेंचर्स को। शोधन के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जब भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता, धन की आवश्यकता, फंड की आवश्यकता ख़त्म हो जाती है, उसके पास में ऑप्शन रहता है, वो डिबेंचर का पैसा वापस से पूर्ण भुगतान कर सकती है। उस पूर्ण भुगतान की प्रक्रिया को हम शोधन कहते हैं। तो उसी शोधन के आधार पे हमने ऋण पत्रों को 2 भागों में बांटा है, शोधनीय ऋण पत्र और दूसरा है अशोधनीय ऋण पत्र। चूँकि नाम से ही स्पष्ट है, शोधनीय ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भविष्य में शोधन संभव है,
अर्थात ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात शोधन कर सकती है, पूर्ण भुगतान कर सकती है, ऐसे ऋण पत्रों को शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। तो उसका जस्ट वाइस वर्सा है अशोधनीय ऋण पत्र, अर्थात ऐसे ऋण पत्र जिनका एक कंपनी अपने जीवन काल में पूर्ण भुगतान नहीं कर सकती। तो फिर कब करेगी? तो इस कंडीशन में जब अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं उनका पूर्ण भुगतान कंपनी के समापन के समय, अर्थात कब कंपनी जब भी बंद की जाएगी तो उस समय अंशों से पहले ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऋण पत्रों को हम क्या कहते हैं? शोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय ऋण पत्र। तो हमने शोधन के आधार पर दो तरीके के पढ़े हैं, शोधनीय और अशोधनीय, जिसका जीवन काल से पहले एक निश्चित समय के पश्चात पूर्ण भुगतान हो सकता है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और एक निश्चित समय के पश्चात पूर्ण भुगतान नहीं करके कंपनी के समापन के समय जब हम पूर्ण भुगतान करते हैं तो उसे हम अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तीसरा प्रकार जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी हम डिबेंचर्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला है परिवर्तनीय ऋण पत्र और दूसरा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तनीय ऋण पत्र अर्थात ऐसे डिबेंचर्स, ऐसे ऋण पत्र जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें? अंशों में, भले ही वो समता अंश हो या पूर्वाधिकार अंश हो, या फिर नए प्रकार के डिबेंचर्स में वो वाला पुराना डिबेंचर्स लेकर अगर उनको हम नया डिबेंचर इशू कर दें तो ऐसे डिबेंचर्स भी परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर पहला प्रकार तो ये हुआ परिवर्तनीय ऋण पत्र, और दूसरा परिवर्तनीय ऋण पत्र की दशा में टाइम लिमिट होती है कि उन्हें 36 माह के अंदर अंदर, कितने माह के अंदर? 36 माह के अंदर अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ता है। अगर एक कंपनी ने परिवर्तनीय ऋण पत्र इशू किए हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है कन्वर्ट की वो होती है 36 महीने, अर्थात 3 साल के अंदर अंदर उसे परिवर्तन अंशों में या नए ऋण पत्रों में जो भी कंडीशन, जिस भी शर्त के आधार पर जब वो इशू किए गए हैं तो 36 माह के अंदर अंदर उन्हें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। और दूसरा प्रकार अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, नाम से स्पष्ट है फिर से, ऐसे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन संभव नहीं है, जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, नए अंशों में या नए डिबेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में किसी भी प्रकार से हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके बाद में चौथा जो प्रकार है, चौथा जो आधार पर हमने बांटा है डिबेंचर्स को, वह है सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर भी हमने ऋण पत्र को दो भागों में बांटे हैं, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। ठीक है, हमने कल भी एक इम्पॉर्टेंट बात करी थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कि जनरली सामान्यतः डिबेंचर्स सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपवादजनक स्थिति में असिक्योर्ड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर्स को दो भागों में बांटा है, सुरक्षित और असुरक्षित। नाम से स्पष्ट है, जैसे कि लोन डिबेंचर एक प्रकार का लोन है, तो जैसे कि लोन दो प्रकार का होता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, उसी प्रकार से डिबेंचर्स भी दो प्रकार से हो सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र क्या है? सुरक्षित ऋण पत्र वही जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि ऐसे ऋण पत्र जिसके अगेंस्ट में आपने कोई प्रतिभूति एज ए मॉर्गेज गिरवी रख रखी है। गिरवी रखने का अर्थात आपको पता ही है, मतलब आपको पता ही है कि अगर भविष्य में ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी भुगतान नहीं कर पाती है तो डिबेंचर होल्डर के पास में ये अधिकार सुरक्षित रहता है कि जिस संपत्ति को उसके लोन के अगेंस्ट में मॉर्गेज रखा गया है उसको बेचकर वो अपना पैसा वसूल कर सकता है। अब ये सिक्योरिटी जो हम रख रहे हैं वो फिक्स्ड भी हो सकती है और स्थिर प्रभार भी हो सकता है और चल प्रभार भी हो सकता है। स्थिर प्रभार क्या होता है? जब एक डिबेंचर्स के अगेंस्ट में हमने पर्टिकुलर किसी एक संपत्ति को गिरवी रखा है तो वो स्थिर प्रभार होता है। इस कंडीशन में डिबेंचर होल्डर की परमिशन के बिना कंपनी उस असेट्स को नहीं बेच सकती। और चल प्रभार
के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ऐसे डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में हमने एक पर्टिकुलर संपत्ति को गिरवी नहीं रखकर हमने कंपनी की सारी असेट्स को ही एज ए कोलेटरल, एज ए चल प्रभार के द्वारा सुरक्षित रख रखा है, तो उसे हम चल प्रभार कहते हैं। उस कंडीशन में कंपनी के पास में अधिकार सुरक्षित ये रहता है कि वो चाहे तो किसी असेट्स को बेच सकती है। जिस असेट्स को वो बेचती है तो वो चल प्रभार से उसका नाम हट जाता है। और इसी प्रकार से अगर कंपनी के द्वारा कोई संपत्ति परचेज़ की जाती है तो वो ऑटोमेटिक उस चल प्रभार के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सुरक्षित ऋण पत्र है वो स्थिर या चल प्रभार किसी भी प्रकार से सुरक्षित हो सकते हैं। सामान्यतः जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी की चल प्रभार द्वारा, संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और डाल रखी है कंपनी अधिनियम में कि अगर डिबेंचर्स सिक्योर डिबेंचर्स है तो उस कंडीशन में उस कंपनी को अपने ऋण पत्रों को 10 साल के अंदर अंदर शोधन करना ज़रूरी है। कितने सालों के अंदर? 10 सालों के अंदर। लेकिन अगर आधारभूत संरचना के में अगर कोई संलग्न कोई कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में संलग्न कोई कंपनी है, तो उस कंडीशन में उसके लिए ये 10 साल की लिमिट बढ़ा के 30 साल की कर दी गई है। अर्थात ऐसे आधारभूत संरचना में संलग्न कोई कंपनी जिसने अगर सुरक्षित ऋण पत्र इशू कर रखे हैं तो उसे अपने ऋण पत्रों का शोधन अधिक से अधिक 30 सालों के अंदर अंदर करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से जो इसका दूसरा प्रकार है असुरक्षित ऋण पत्र, अपने आप में क्लियर है कि ऐसे डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई भी संपत्ति नहीं रख रखी है, ना तो स्थिर प्रभार के रूप में और ना ही चल प्रभार के रूप में, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। असुरक्षित इसीलिए क्योंकि इस कंडीशन में डिबेंचर होल्डर का पैसा जो है वो असुरक्षित है। एक डाउट रहता है कि कंपनी भविष्य में उसे अगर भुगतान कर भी सकती है, और अगर नहीं करे, अगर सपोज़ करो कंपनी दिवालिया हो जाती है, उसके पास भुगतान करने के लिए फ़ंड नहीं बचता है, तो फिर डिबेंचर होल्डर का पैसा डूब जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई भी संपत्ति नहीं रखी हुई है। इसीलिए इन डिबेंचर्स को हम नेग्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं, नंग्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ ब्याज के आधार, ब्याज दर के आधार पे। ब्याज दर के आधार पे भी हम डिबेंचर्स को 2 भागों में बांटा है हमने। पहला है निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और दूसरा है शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। पहला जो सामान्यतः डिबेंचर की विशेषता होती है कि डिबेंचर्स पे ब्याज दिया जाता है और पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है, तो वही प्रकार यहाँ पर है निश्चित ब्याज दर वाले डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर निश्चित होती है 5%। पहले ही इशू करते वक्त ही मैंने निश्चित कर दिया है, कंपनी ने निश्चित कर दिया है कि मैं आप डिबेंचर्स पर 5%, 10%, 15%, 20% जो भी हम निश्चित करते हैं इतना ब्याज दूंगी। मार्केट में ब्याज की दर क्या चल रही है इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए ब्याज दर पहले से ही डिटरमाइन कर दी जाती है और उसी दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ऐसे ऋण पत्र कहलाते हैं निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर और लास्ट कैटेगरी हम कह सकते हैं वो डिबेंचर्स की, वो है शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे ऋण पत्रों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ब्याज दिया ही नहीं जाता है, तो ऐसे ऋण पत्रों को शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि अगर ब्याज ही नहीं दिया जा रहा है तो वो कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा, उसकी आय क्या होगी। तो इस कंडीशन में जो शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र होते हैं उन्हें क्या करती है कंपनी, अधिक से जब इशू करती है तो अधिक से अधिक बट्टे पर इशू करती है। वो बट्टा ही उस व्यक्ति के लिए क्या होती है, आय होती है। या फिर अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर होते हैं तो जब भी कन्वर्ट किया जाता है उन्हें अंशों में, तो जो भी उसका जो बाज़ार मूल्य होता है उससे बहुत कम मूल्य पर उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। वो जो डिस्काउंट उसे मिल रहा है वो उस डिबेंचर होल्डर का बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है और उस पर कोई ब्याज आगे फर्दर नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ऋण पत्रों को हम शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ऋण पत्रों को हमने कुल 10 प्रकार से एक तरीके से बांटा है, जिनको हमने 5 आधार लिए हैं, स्वामित्व के आधार पे, शोधन के आधार पे, सुरक्षा के आधार पर और ब्याज दर के आधार पर। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे करते हैं।
तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच।